नमस्कार, मैं रवीश कुमार। स्मार्ट सिटी झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के जिस वार्ड में आग लगी, क्या उसकी क्षमता 18 बच्चों की थी और उसमें 50 से अधिक नवजात बच्चे भर्ती थे। यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का ही बयान छपा है कि इसकी क्षमता 18 बच्चों की थी। 45 बच्चों की जान बचा ली गई है, लेकिन 16 की स्थिति गंभीर है। 10 बच्चों के मरने की पुष्टि कर दी गई है। इस हादसे में जिन गरीब लोगों के बच्चे जलकर मर गए, उनके नाम भी आपको जानने चाहिए। जिनके घर पर यह विपदा आई है, उनकी जगह मुख्यमंत्री के दौरे, प्रधानमंत्री का ट्वीट, राष्ट्रपति की संवेदना, इन सब खबरों से ज्यादा भर दी गई है। आप नहीं जान पाते कि अस्पताल में आग लगने के कारण याकूब और नज़मा की 2 बेटियां जलकर मर गईं। भगवान सिंह और पूजा का एक बेटा जलकर मर गया। पूनम और नेतराम की बेटी जलकर मर गई। संध्या और कंचन कपूर का बेटा जलकर मर गया। संजना, सोनू का बेटा जलकर मर गया। भगवती और धर्मेंद्र का बेटा भी जलकर मर गया है। ये सब के सब साधारण परिवार के लोग हैं। भास्कर ने रिपोर्ट किया है कि अभी तक 8 बच्चे नहीं मिल पाए हैं। झांसी की रेखा की जुड़वा बेटी नहीं मिल रही है। महोबा की नीलू का बेटा नहीं मिल रहा। जालौन की शांति और संतोषी के बेटे नहीं मिल रहे। झांसी की कविता और संध्या के बेटे नहीं मिल रहे। जौनपुर की अभिलाषा का बेटा नहीं मिल रहा। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाने का सपना दिखाया जा रहा है। एक अस्पताल ढंग से नहीं चल पाता है। इस घटना के बाद भी सब कुछ सामान्य तरीके से चलने लगेगा। जवाबदेही क्या ही तय होगी। इन परिवारों पर क्या बीतेगी, उदासी और अवसाद से कैसे ये निपटेंगे, शायद कोई इसकी चिंता कर रहा होगा। तभी तो यहां इस हाल में बैठे हैं। आपको इन माँ बाप के बारे में कम जानकारी मिलेगी। झांसी अस्पताल के बाहर बैठी इन महिलाओं के चारों तरफ कैमरे होंगे। इस वक्त पुलिस होगी और भीड़ है। इन पर कम फोकस होगा, मगर योगी जी के ट्वीट, मुआवजे और उनके रोड शो पर ज्यादा। झांसी के अस्पताल में सैकड़ों मरीज दूर दूर से आते हैं। बुंदेलखंड के 6-7 जिलों से मरीज यहां आते हैं। कोई 100-150 किलोमीटर दूर ललितपुर से आया है, तो कोई 200 किलोमीटर दूर हमीरपुर से। यह अस्पताल इस इलाके की उम्मीद नहीं है, आखिरी उम्मीद है। यहां तक आने में कितने लोग रास्ते में मर जाते होंगे, किसे पता। मीडिया और राजनीति का यह अजीब सा प्रोटोकॉल बन गया है। सहानुभूति, श्रद्धांजलि और जांच के आदेश के साथ मुआवजा। इस अस्पताल में अलार्म बेल नहीं बजा। 2 घंटे लग गए आग बुझाने में, और आग बुझाने की मशीन के एक्सपायर होने की खबरें छपी हैं। कल रात्रि में एक दुखद घटना झांसी में घटित हुई। जिन बच्चों में गंभीर बीमारी हो जाती है, नवजात शिशु होते हैं, उन बच्चों का जो वार्ड था, उसमें अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लगने के कारण वहां पर एक दर्दनाक घटना घटित हो गई थी। 10 मासूम बच्चे उस अग्निकांड की चपेट में आ गए थे। तो उसी की व्यवस्था में वहां पर शेष 54 बच्चों को सुरक्षित निकाला जा सके और उन बच्चों को उपचार की व्यवस्था की जा सके, इसकी व्यवस्था में देर रात्रि से ही हम लोग लगे थे। और रात्रि में ही स्वास्थ्य मंत्री और प्रदेश के डिप्टी सीएम श्री ब्रजेश पाठक जी भी वहां पहुंच गए थे और 10 बच्चों की वहां दुखद मौत हुई है। शेष बच्चे सुरक्षित हैं। वहां पे स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम, मेडिकल कॉलेज की पूरी टीम, प्रशासन और पुलिस प्रशासन की पूरी टीम सभी को सुरक्षित निकालने में सफल रही। अब आप ही बताइए, उस अस्पताल में सुबह सुबह सड़क के किनारे चूने से यह लाइन क्यों खींची जा रही है? क्या यूपी के मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री उसी सड़क पर चलेंगे जिसके किनारे चूने से लाइन खींची जाएगी? उनके आने का प्रोटोकॉल इतना सख्त क्यों है कि माँ बाप चीख रहे हैं अपने बच्चों के लिए और सीएम, डिप्टी सीएम के लिए चूने से लाइन खींची जा रही थी? यहाँ जिनके बच्चे मर गए, क्या उनके घर तक भी चूने की लाइन खींची जाएगी? झांसी से हमीरपुर तक की जिस सड़क से लौटकर ये माँ बाप जाएंगे, क्या उसके किनारे चूने से लाइन बनाई जाएगी? इस चूने की लाइन का इस वक्त के संकट में क्या रोल है?
यह सब नौटंकी कब बंद होगी? उप मुख्यमंत्री का बयान है कि जिसने भी चूने की लाइन के आदेश दिए हैं कार्रवाई होगी, लेकिन जिस अस्पताल में आग बुझाने का इंतजाम नहीं हो सकता वहां मंत्री के आने पर यह सब क्यों हुआ? किसके लिए? लीपापोती ही हमारी व्यवस्था का हिस्सा है, वही लीपापोती हो रही है। इसके बाद जल्दी ही नेता धर्म की रक्षा वाले भाषणों में व्यस्त हो जाएंगे। यहां पर उन बच्चों के शवों का पोस्टमार्टम किया जा रहा है जो 15 नवंबर की रात जलकर मर गए। पोस्टमार्टम घर के बाहर आप पुलिस की तैनाती देखिए, इतनी पुलिस। जब व्यवस्था ठीक करनी थी तब तो किया नहीं गया, और अब व्यवस्था संभालने के लिए थोक रूप में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। प्रशासन की इन्हीं खानापूर्ति के कारण आज तक जैसा चला आ रहा था वैसा ही चला जा रहा है। क्या दुर्घटना के बाद पुलिस की इस मौजूदगी से माँ बाप को कोई दिलासा मिल जाएगा कि सरकार उनके लिए है, या सरकार खुद को बचाने के लिए इस तरह की तैनातियों की खानापूर्ति करती है? आप देखेंगे कि कैसे पूरी घटना से उस त्रासदी को ही गायब कर दिया जाता है जिसके लिए जिम्मेदार हमारी व्यवस्था होती है। कोई मेडिकल सुपरिटेंडेंट होता है, कोई जिलाधिकारी होता है, कोई मंत्री होता है, कोई मुख्यमंत्री होता है। वही व्यवस्था इंतजाम के नाम पर आगे आ जाएगी जिसका काम था पहले इंतजाम करना। लेकिन उन्हीं अखबारों में जो खबरें छपी हैं उन्हें जब आप प्रमुखता से देखेंगे तो संकट उसी अस्पताल का नहीं, किसी भी अस्पताल का नजर आने लगेगा। जैसे अमर उजाला ने लिखा है कि एसएनसीयू वार्ड में जन्म के बाद पीलिया निमोनिया से पीड़ित नवजात रखे जाते हैं। महज चंद घंटे की उम्र होने के नाते पहचान के लिए इनके हाथ में सिर्फ मां के नाम की स्लिप अथवा पांव में रिबन लगी होती है, लेकिन आगजनी के बाद अफरा तफरी में अधिकांश नवजातों के हाथ की स्लिप निकल गई। इनको बाहर निकाला गया तो इनके पास कोई पहचान चिन्ह नहीं था। अधिकांश परिजनों को जो नवजात मिला उसे उठाकर वह ले गए। अमर उजाला ने लिखा है कि परिजन अपने बच्चों को पागलों की तरह तलाशते रहे। कई माँ बाप रोते बिलखते अपने बच्चे के लिए गुहार लगाते रहे। महोबा निवासी संजना, जालौन निवासी संतराम अपने बच्चों को पागलों की तरह तलाशते रहे। उनके नवजात उनको मिले ही नहीं। बच्चे के लापता होने पर माँ बाप, डॉक्टर, कर्मी एवं अधिकारियों से गुहार लगाते रहे, लेकिन कोई भी जवाब नहीं मिला। रानी सेन नामक महिला ने देर रात बताया कि उनका 3 दिन का बच्चा नहीं मिल रहा है। रानी ने बताया कि उनकी देवरानी का नाम संध्या है, जिसके 3 दिन पहले बच्चा हुआ। तबीयत बिगड़ने पर उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। आग लगने के बाद संध्या का बच्चा नहीं मिल रहा। तो यह है हमारी सेफ्टी का इंतजाम। आग लगना एक दुर्घटना हो सकती है, लेकिन बचाव की तैयारी तो व्यवस्था का काम है। उसकी हालत तो वैसी नजर नहीं आती, वो हर बार इसी तरह लापता नजर आती है। कौन किसका बच्चा लेकर चला गया पता नहीं, क्योंकि फायर डिपार्टमेंट की गाड़ी आने में देर हो रही थी। लोग क्या करते, खुद ही वार्ड में घुस गए। उप मुख्यमंत्री ने उन 3 बच्चों के डीएनए टेस्ट कराने की बात कही है जिनकी पहचान नहीं हो पा रही है। उन्होंने 3 प्रकार की जांच का ऐलान किया है। जिनके बच्चे मर गए हैं उन्हें 5 लाख का मुआवजा मिलेगा, कहीं कहीं 10 लाख भी छपा है। जिनके घायल हैं उन्हें भी मुआवजा मिलेगा। लेकिन आग बुझाने की व्यवस्था ठीक नहीं थी, आग बुझाने की गाड़ी समय पर नहीं आई। क्या इस लापरवाही के लिए किसी की जेब से 5 लाख या 10 लाख का हर्जाना लिया जाएगा? उन्हें कोई सजा दी जाएगी? भास्कर ने लिखा है कि बच्चे को जहां रखा गया था उस विभाग के 2 पार्ट थे। अंदर की तरफ क्रिटिकल केयर यूनिट थी। यहीं पर सबसे ज्यादा बच्चों की मौत हुई, क्योंकि एंट्री और एग्जिट के लिए एक ही रास्ता था जिसमें धुआं भर गया। रेस्क्यू नहीं हो सका। अन्य अखबारों में रिपोर्ट है कि बच्चों को खिड़की के कांच तोड़कर निकाला गया। दमकल कर्मियों ने पीछे के रास्ते से अंदर जाने की कोशिश की मगर नहीं सफल हुए। इसके बाद वार्ड की खिड़की के कांच तोड़कर किसी तरह दमकल कर्मी अंदर पहुंचे। भास्कर ने लिखा है कि खिड़की तोड़कर पानी की बौछार की गई। इस यूनिट के नक्शे को किसने पास किया था? क्या इस अस्पताल में इमरजेंसी एग्जिट नहीं था? क्या दूसरे अस्पतालों में इमरजेंसी एग्जिट है? वहां भी जांच होनी चाहिए कि वहां बच्चों को जिस वार्ड में रखा जाता है वो जगह कितनी छोटी होती है, पर्याप्त होती है या नहीं। अगर एक रास्ता बंद हो तो निकलने के लिए दूसरे रास्ते का उपाय है या नहीं। इस अस्पताल में आग बुझाने की ड्रिल तो होती होगी, फिर ये कैसे हो गया कि एक ही दरवाजा था? हम नहीं जानते कि यूपी के कितने अस्पतालों में ऐसा है, कितने वार्ड में आने जाने का एक ही दरवाजा है, इमरजेंसी एग्जिट है या नहीं। क्योंकि आग लग गई या किसी तरह की दुर्घटना हुई तो फिर से यही होगा, किसी और अस्पताल में दोहराया जाएगा। कई जगह यह खबर छपी है कि वार्ड में आग बुझाने के जो सिलेंडर होते हैं
उनकी तारीख एक्सपायर हो चुकी थी। वक्त पर यह सिलेंडर काम नहीं आए। 4 साल से एक्सपायर थे, तो किसी ने लिखा है 1 साल से ये सिलेंडर एक्सपायर थे। उस अस्पताल के प्रशासन ने कभी इन बातों पर ध्यान क्यों नहीं दिया? भास्कर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि वार्ड बॉय ने आग बुझाने के लिए अग्निशमन यंत्र फायर एक्सटिंग्विशर चलाया, मगर वो एक्सपायर हो चुका था, इसलिए काम नहीं किया। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि आग लगने पर सेफ्टी अलार्म नहीं बजा क्योंकि इसकी मेंटेनेंस नहीं कराई गई थी। अब बताइए, अलार्म तक नहीं बज रहा है। एक जगह छपा है कि आग बुझाने वाली मशीन काम नहीं कर रही थी, एक जगह यह भी छपा है कि मशीन काम कर रही थी। इंडियन एक्सप्रेस की वेबसाइट पर झांसी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर NS सेंगर का बयान छपा है कि वार्ड में लगे सभी एक्सटिंग्विशर काम कर रहे थे और जून में ही मॉक ड्रिल हुई थी। सेंगर के अनुसार इन्हीं एक्सटिंग्विशर की मदद से आग बुझाई गई। भास्कर और एक्सप्रेस की रिपोर्ट में जमीन आसमान का अंतर है। कॉलेज के प्रिंसिपल ने यह भी ऐलान कर दिया कि 51 बेड का एक नया यूनिट तैयार होने वाला है, जहां NICU को शिफ्ट किया जाना है। दुर्घटना बड़ी हो तो उससे ध्यान हटाने के लिए बड़े स्केल पर घोषणाएं होने लग जाती हैं। आप देखेंगे कि कई तरह की घोषणाएं एक साथ होती हैं। ये होने वाला है, ये अभी होने वाला है, ये 4 दिन के बाद होने वाला है, जैसे सब कुछ इस दुर्घटना का इंतजार कर रहा था। यह इस साल जनवरी महीने की खबर है। खबरों में बाहर आई हुई है कि झांसी में अब नवजात शिशुओं को बेहतर इलाज मिल सकेगा। वर्ल्ड क्लास सुविधाएं मिलने का दावा किया गया है। जिस शहर को अपना क्लास ना पता हो, उस शहर में वर्ल्ड क्लास का सपना बांटा जा रहा है। वर्ल्ड क्लास से पेट नहीं भरा तो खबरों में स्टेट ऑफ द आर्ट भी जोड़ दिया गया। न्यूज 18 की इस रिपोर्ट में ही लिखा है कि 70% काम पूरा हुआ है, लेकिन जनवरी के महीने में ढिंडोरा ऐसे पीट दिया गया जैसे अस्पताल चालू होने वाला हो। जनवरी से नवंबर आ गया, 11 महीने में इस अस्पताल का 30% काम नहीं पूरा हुआ। इंडियन एक्सप्रेस से मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने कहा है कि अगले महीने नए वार्ड में शिफ्ट होने वाले थे। बताइए, जनवरी महीने में रिपोर्ट छप रही है, वर्ल्ड क्लास स्टेट ऑफ द आर्ट वार्ड बन रहा है और वो नवंबर तक भी तैयार नहीं। जिस वार्ड के बनने की खबर जनवरी में छपी, वो 10 साल से बन रहा है। इस दौरान गंभीर बीमारियों के साथ पैदा होने वाले नवजात शिशुओं के साथ क्या क्या हुआ होगा, कौन सोचेगा। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने न्यूज 18 की रिपोर्ट को साझा करते हुए लिखा है कि झांसी का वही अस्पताल जिसके बलबूते खूब प्रचार प्रसार किया गया था, यहां बच्चों को वर्ल्ड क्लास सुविधा मिलने का दावा था। कल रात इसी अस्पताल में 10 बच्चे जलकर मर गए। धिक्कार वगैरह जैसे शब्द भी बेमानी हैं। यही वार्ड है, यही ICU वार्ड है जिसको 8 महीने पहले वर्ल्ड क्लास सुविधा, विश्व स्तरीय सुविधा देके उत्तर प्रदेश की सरकार ने, योगी सरकार ने प्रचारित किया था और बहुत ढोल पीटा गया था कि बहुत अच्छी शुरुआत हुई है, बहुत अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था बच्चों के लिए शुरू की गई है। यहां तक जानकारी मिली कि जो फायर एक्सटिंग्विशर लगे हुए थे, जो आग को बुझाने वाले यंत्र हॉस्पिटल के अंदर लगे हुए थे, वो 2020 से काम करना बंद कर चुके थे, एक्सपायर कर चुके थे। उसके बावजूद वो यंत्र वहां पर पड़े हुए थे। तो आप ये कल्पना कर सकते हैं लापरवाही की पराकाष्ठा क्या है। मंत्री अपने ट्वीट में ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन इसमें ईश्वर का अब क्या रोल है? जनता ने तो मंत्री को काम दिया था कि अस्पताल को बेहतर कीजिए, उसकी सुरक्षा के इंतजाम ठीक कीजिए। हर बात में ईश्वर चले आते हैं। मिल क्या रहा है इससे? किसकी रक्षा हो रही है और किस पर कृपा बरस रही है? अब तो एक बाबा है, वो खुली सभा में अपने चेले की नौकरी की पैरवी कर रहे हैं। रामभद्राचार्य ने स्पीकर से कहा उनका कोई चेला है शाश्वत शर्मा, उनकी नौकरी लगा दें। भरी सभा में माइक से ऐलान कर रहे हैं। क्या आपने इंडियन एक्सप्रेस के श्यामलाल यादव की यह रिपोर्ट नहीं पढ़ी? क्या हिंदी के अखबारों ने आप तक यह रिपोर्ट पहुंचाई? यूपी विधानसभा के 186 रिक्त पदों में 38 पद अधिकारियों और नेताओं के रिश्तेदारों को मिले हैं। जिन अधिकारियों के रिश्तेदारों को नियुक्ति मिली है, परीक्षा उन्हीं की देखरेख में हुई। 2020 और 2021 में 2 राउंड की परीक्षा में 186 पदों के लिए 2.5 लाख छात्रों ने आवेदन किया। तत्कालीन स्पीकर हृदय नारायण दीक्षित के PRO और उनके भाई को नौकरी मिल गई है। एक मंत्री के भतीजे को नौकरी मिल गई है। विधानसभा के अलग अलग अधिकारियों के रिश्तेदारों को नौकरी मिल गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा यह किसी स्कैम से कम नहीं। CBI की जांच के आदेश दिए गए। जिस राज्य में या जहां भी पैरवी, सिफारिश और खबरों को मैनेज करना व्यवस्था का हिस्सा बनने लग जाए, तब किसी का भविष्य सुरक्षित नहीं। इस तरह की व्यवस्था से आप बचकर नहीं निकल सकते। सरकारी व्यवस्थाएं शिलान्यास और उद्घाटन के लिए होती हैं,
इन दोनों कार्यक्रमों के बाद उनका नयापन समाप्त हो जाता है। स्टेट ऑफ द आर्ट से नहीं चलती, बल्कि अपने स्टेट के हिसाब से चलने लग जाती हैं, यानी उनमें खराबी आने लग जाती है। स्टेट अब बहुत बदल चुका है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि जिस प्रदेश के 10 बच्चे सरकारी मेडिकल कॉलेज में जलकर राख हो गए हों, वहां के मुख्यमंत्री कुछ ही घंटों बाद चुनावी सभा संबोधित कर रहे हैं। किस मिट्टी के बने हैं ये लोग, इनके अंदर कोई संवेदना है या नहीं, या कैसे पत्थर दिल के लोग हैं, निशब्द हूं। अखिलेश यादव ने भी कहा है कि मुख्यमंत्री को चुनाव प्रचार छोड़कर चिकित्सा के हालात पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने ट्विटर पर एक पोस्ट लिखा है कि राज्य सरकार को मृत नवजातों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि देनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ के पास शब्दों की कमी नहीं है। दुर्घटना के बाद उन्होंने तुरंत ही संवेदना जताई और रैली में चले आए। योगी आदित्यनाथ ने आज यानी 16 नवंबर को फूलपुर में जनसभा की, कानपुर में रोड शो किया। देखिए इस रोड शो के जलवे को। अलीगढ़ में जनसभा की और गाजियाबाद में रोड शो। एक दिन में दोपहर से पहले इतनी चुनावी सभाएं, उस दिन जब राज्य में आग से बच्चे मर गए। इन उपचुनाव से उनकी सरकार को कोई खतरा नहीं, पर्याप्त बहुमत है उनके पास, लेकिन योगी जी रोड शो कर रहे हैं, विपक्ष आलोचना कर रहा है। बस अगर यही दुर्घटना पश्चिम बंगाल में हो गई होती या झारखंड में, तो ममता बनर्जी और हेमंत सोरेन के खिलाफ गोदी मीडिया और बीजेपी चौतरफा हमला कर माहौल बना देती कि बच्चे मर रहे हैं और ममता को चुनाव की फिक्र है। योगी जी इन दिनों बटेंगे और कटेंगे कि अखिल भारतीय प्रसार में लगे हैं। झांसी में अस्पताल में आग लगी है, उस पर बात होनी चाहिए, स्वास्थ्य की बात होनी चाहिए, व्यवस्थाओं की बात होनी चाहिए, मगर बात हो रही है 500 साल पहले की। बहनों और भाइयों, अयोध्या में 500 वर्षों का इंतजार क्यों हमें करना पड़ा था? क्यों करना पड़ा था? क्योंकि हम बटे थे। काशी में क्यों हमें अपमान झेलना पड़ा था? क्योंकि हम बटे थे। मथुरा में क्यों अपमान झेलना पड़ा? क्योंकि हम बटे थे। और जब बटे थे तो कटे थे। इस प्रदेश से एक सवाल पूछने का मन करता है, हिंदी प्रदेश से। क्या यूपी का इंतजार यही है? उसे अब अच्छे अस्पताल, अच्छे कॉलेज का इंतजार नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांसी के अस्पताल का दौरा किया है, लेकिन इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद ये उनका भाषण है। उसी यूपी के फूलपुर की सभा में 16 नवंबर को योगी जी ने यह बात कही है। 2017 में झांसी को स्मार्ट सिटी की लिस्ट में शामिल किया गया। 7 साल में यह सिटी कितनी स्मार्ट बनी है, वहीं के लोग जानते होंगे। लोकसभा चुनावों के समय राहुल गांधी ने स्मार्ट सिटी के नाम पर फालतू के आइडियाबाजी और सजावट पर सवाल उठाए थे। हमने उस पर एक वीडियो भी बनाया था। बात सही थी, लाखों रुपए खर्च कर शहर में झालर टांगे जा रहे हैं। क्या शहर के लोगों को नहीं लगता कि उनका इलाका कितना गरीब है, किसी के पास इलाज के पैसे नहीं, और उस शहर को स्मार्ट दिखाने के लिए फालतू के छाते उल्टा लटका दिए जाते हैं। मैं अभी आया और मैंने इसी सड़क पर ये छाते लटका रखे थे, ये देखे आपने? मैंने पूछा, भाई ये छाते क्यों लगा रखे हैं, छाते लटका क्यों रखे हैं सड़क के ऊपर? मुझे बताया गया कि ये स्मार्ट सिटी है। भैया अगर ऐसे स्मार्ट सिटी बनते हैं तो इंडिया गठबंधन सब जगह छाते लगा देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए क्या बोला था, 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, और क्या किया? छाते लटका दिए। ये बीजेपी का कमाल है। हमने इन बातों पर ध्यान देना बंद कर दिया है। धर्म की बात आती है, सब चुप हो जाते हैं, खुश होने लग जाते हैं कि करोड़ों रुपए के दिए जलाए गए, अस्पताल में इलाज नहीं मिल रहा। अब हमें भी सीखना होगा, दिया जलाने पर करोड़ों रुपया फूंक दिया गया या नहीं लिखना होगा, वरना खाली बैठे लोगों की आस्था आहत हो सकती है।
तो क्या लिखना चाहिए? मेरी राय में यह लिखना चाहिए, दीप प्रज्वलन हेतु राजकोष से कई 100 करोड़ रुपए समर्पित कर दिए गए। इससे गर्व का भाव पैदा होगा। बाकी आप सर्च कीजिए अपने अपने शहर के अस्पतालों से जुड़ी खबरों को, आपको पता चल जाएगा क्या हालत है। हाथरस में एक बाबा के कार्यक्रम में भगदड़ मची। उस शहर से 100 किलोमीटर दूर अलीगढ़ लेकर भागना पड़ा क्योंकि हाथरस का ट्रॉमा सेंटर काम नहीं कर रहा था। 150 से अधिक लोग मर गए, जिनमें महिलाएं थीं और बच्चे थे। आप भूल गए, अच्छा किया आप भूल गए। अभी आपको कटने से बचना है तो यही याद रखना है, बटना नहीं है, नहीं तो कट जाएंगे। इन्हीं सब में लगे रहिए। सत्यानाश सर पर नाचने लगा है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।